Raya Dios mío, lo maré. नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूँ। मेरे लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो, तब मुझे पता चला कि तो चुनाव उठ गया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता हो भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। हाँ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे। नहीं मैं एक बात, आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे। रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना ऐसे लोग। मैं बहुत इस बात में तो कितनी महानता है। आपको ईवीएम कर रहे हैं। नहीं हम कहाँ कह रहे हैं। बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ। हाँ। तो भी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर? मैं राहुल गांधी को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा। वो भरते हुए मैं तो हमेशा मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। उनके साथ नेहरू जी गांव गांव घूमते थे तो देखी ना गरीबी। केजरीवाल बन सकते हैं पीएम कभी? बनेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा। दोस्तों मोटे वाले मास्टर जी यानी अवध ओझा शायद आप लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। नहीं। इन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहा लेकिन टिकट नहीं मिला। और रही बात कांग्रेस पार्टी की तो उसका टिकट तो पहले से ही फिक्स हो जाता। कौन कितना देश को लूटेगा उसके कमीशन के हिसाब से। बात तो सही है। और कुल मिलाकर इन्होंने कट्टर ईमानदार पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही ईमानदारी से हार गए। और इसके बाद तो ये टीवी की दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर ये अपने बिल से बाहर निकलकर दोबारा आए हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर इनकी दुख भरी कहानी का आनंद लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। जाने माने टीचर हैं, राजनेता भी हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर हैं। बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा माना भाई, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? राजनीति चल रही है। नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूँ। इसलिए मैं हंस दिया। नहीं। और आपका ये जज्बा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। आपका जज्बा देख रहा हूं मैं। आप एक बार फिर अपने वही पुराने आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो गया। आपने कहा कि बताइए मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। निकल यहाँ से, निकल। तब था उसका। एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव का उठना। हाँ। वो बड़ी प्यारी प्रक्रिया होती है। लोग कहते हैं ना भैया चुनाव उठ रहा है। और पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं चला कि चुनाव कैसे उठता है यार। तो बोले भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है, भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा यार चुनाव उठता कैसे है? तो पता चला कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं, घटनाएं होती हैं। अच्छा मैंने कहा ये बात। तो रैली हुई, तो अच्छी रैली थी। पूरे दिल्ली हरियाणा पंजाब से लोग आए और बड़ी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो। तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात, जीत रहे हैं। सदन में बैठेंगे क्या? तो एक अच्छी स्थिति में आ गया। और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, मतलब अब मेरे पास एक ऑप्शन था। किसके पैर छुए? खुल के बता भी दीजिए। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, हाँ। तो उनके पैर जब उन्होंने कौन छुए, विपक्षी नेता? नेगी जी की बात। हाँ। तो उनके जब पैर छुए प्रधानमंत्री ने, भाई अगर आपकी परंपरा चालू की कि भाई अपने जूनियर नेताओं का पैर छूएंगे तो आप सबके छू लेते। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैर छूना, तब मुझे पता चला कि तो चुनाव उठ गया। ये तो गलत दिशा में उठ गया। ये तो चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। पर सिर्फ एक सीट नहीं जीते ना वो अवध ओझा सर, वो तो पूरी दिल्ली जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली हार गए? आपके नेता अरविंद केजरीवाल और मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई। हम हारे कहाँ? 2% का वोट वो है डिफरेंस। सीटें तो बहुत कम है। नहीं 22 उनकी 48। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, 22 सीटें हमारे पास हैं। और राजनीति में हार कहाँ होती है? राजनीति में विश्राम होता है। राजनीति और खेल में कभी हार नहीं होती। ओझा सर मान लीजिए हरियाणा क्यों जीते, दिल्ली क्यों जीते? मैं तो कहता नहीं माना भाई, लेकिन दुनिया कहती कि इटरनली विक्टोरियस मोदी। हाँ हाँ, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे। नहीं मैं एक बात, आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। आप तो बल्कि जो इस तरह के आरोप लगाते थे उनके लिए कहते थे ये रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना। मैं बहुत शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। हाँ।
तो कुछ ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। मैं तो सबको मान भी लूँ, नहीं, सबको मान लूँ मैं एक नया खिलाड़ी था राजनीति में, मैं हार गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया, पर अरविंद जी ने कितना सारा काम किया, मनीष सिसोदिया जी ने कितना सारा आपकी काम पार्टी ने भी ऑफिशियली ये स्टैंड लेकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस बार नहीं लगाए। अवध ओझा साहब, जब रिजल्ट आया हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस हार को स्वीकार। कितनी ग्रेटनेस है इस बात में, तो कितनी आपको भी महानता नहीं, है। आपको ईवीएम कर रहे हैं। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, तू आ गया क्या? ये कहना गलत है ना कि मैदान छोड़ गए। अरे नहीं। ओझा सर अब कहाँ, आए थे चुनाव लड़ने, हार गए और फिर चले गए वापस अपना जो करते थे उसमें। मैं अभी पार्टी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। मतलब राजनीति में आ गए हैं तो अब आ गए हैं, छलांग लगा दिए तो लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे ओझा सर? बीजेपी से ऑफर आएगा तो जाएंगे ओझा सर? क्योंकि पहले भी आपने मुझे बताया था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस से भी ऑफर आया था जो आपने नहीं माना, फिर आम आदमी पार्टी में आप चले गए। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें। बीजेपी मुझसे कहती है कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, हाँ। तो भी नहीं जाएंगे। इनकी पार्टी में नहीं है, इनके साथ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? पहले एक समय आप इन्हीं से टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल मांग रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, जैसे होता है ना कि आपसे कोई आदमी रूबरू होता है, आपको वादा करता है, आपसे बातचीत करता है, तो कम से कम अपनी बातचीत को तो रखता है। आपने अगले आदमी को तब तक बहकाए रखा जब तक उसकी अंतिम डेट इलेक्शन के नहीं आती। ओके। और कोई ऐसी बातें जो बीजेपी की अब आपको पसंद ना आती हो? पहले तो आपको लगता था कि नहीं। और एक घटना घटी थी जिसको मैंने बताया था, हाँ। जो जन्माष्टमी की घटना थी सितंबर वाली, जिसमें आयोजकों ने मुझे बुलाया था और बीजेपी के नेता भी आए हुए थे, और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा अवध ओझा को मंच पर नहीं आने देना है। ये बात शायद मैंने आपसे बताई नहीं, ये मुझे बताई। पिछले साल की घटना है, मतलब 2024 की ही बात है, जन्माष्टमी की। यही दिल्ली की हुआ है। एक संस्थान है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, आशुतोष महाराज जी, तो मैं उनका सचिव भी हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और भाजपा के कुछ नेताओं को बुलाया था, तो मंच पे कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि आपको मना किया कि भैया आप देख लीजिए। ऐसा क्यों, किस लिए? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ किस लिए, तो वो चीज़ बड़ी दर्दनाक लगी थी बहुत। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हमारे देश की अंतरात्मा तो वही है, और उसमें ऐड हो गया, और दोनों के नोबल प्रिंसिपल्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी को उससे मतभेद होना चाहिए। तो जब है तो उसको हटाने की क्या? और संघ और बीजेपी तो कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र है, ना धर्मनिरपेक्ष है। मैंने इनको ना चैलेंज किया था, हाँ। मानक भैया आप एक काम करो, एक दिन इनको बुलाओ किसी को, यहीं चाय की चर्चा पे, और हिंदू गीता और रामचरितमानस पर चर्चा हो। पहले खुद तो समझ जाए हिंदू कौन है, तब बाद में बनाएंगे राष्ट्र। बीजेपी में किससे डिबेट करना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई ऐसा आदमी जो आपको लगता हो नहीं यार ये ज्ञानी है, इससे बहस की जा सकती है, तर्क किया जा सकता है, कोई पसंद है आपको? नहीं, हमें तो कोई भी आए, देखिए कोई ऐसी मानकता नहीं है, कोई मानकता नहीं कि कोई आदमी बड़ा है कोई आदमी छोटा है। मैं तो सबको व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं। और उनके प्रवक्ता कुछ ऐसे हैं जो टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो बहुत वायरल रहते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, जैसे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं, उनकी बड़ी चर्चा होती है, उनसे डिबेट करना चाहेंगे? हाँ, एकदम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। यूपी में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वहीं रहते हैं? ये तो 27 में पता चलेगा हाँ। कि उनका काम कैसा रहा, क्योंकि मूल्यांकन तो जनता करेगी। मूल्यांकन का काम किसका है? 5 साल बाद चुनाव आते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम के तौर पर कितने नंबर देते हैं ओझा साहब, 10 में से? मैं तो 10 में से 10 नंबर देता हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं भगवंत मान को कितने नंबर देते हैं 10 में से? उनको भी 10 में से 10 नंबर 10 में से देते हैं, बेचारे पूरा काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, जुटे रहते हैं हमेशा। ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। जनता पास कर रही है, आप फेल कर भी देंगे तो क्या? जनता पता नहीं कहा, जनता का बिल्कुल नहीं पास कर रही है, जनता तो इतनी ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। तीसरी बार पीएम बन गए, उससे पहले गुजरात में भी कभी नहीं हारे, फिर यहाँ देखिए अभी राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर? मैं राहुल गांधी को भी 10 में से 10 नंबर, वो उभरते हुए, मतलब हमें आजकल मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अबे साले, भले ही ठीक है, हमारा आजकल उनसे गठबंधन नहीं, ये बात नहीं सच, पर एक राजनेता के रूप में वो बहुत विकसित हो रहे हैं। क्या उनकी चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? एक तो वो जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं पब्लिक से, और अब उनके जो भाषण है वो भाव वाले भाषण। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे राजनेता एक होता है जिसको आपने एक थ्योरी दे दी कि साहब यहाँ जाइएगा ऐसा बोलिएगा, तो जो पढ़ के बोल रहा है उसके भाव में अपनापन कभी नहीं आया। लेकिन जो आदमी समझ के बोल रहा है, जिसने गरीबी देखी है, जब वो गरीबी पे बोलेगा, भाई नेहरू जी जब भारत की राजनीति में, राहुल गांधी ने कहा गरीबी देखी मेरी है? बात सुनिए, निकल यहाँ से, निकल। नेहरू जी भी ने नहीं देखी, हाँ। नहीं देखी ना हाँ। जवाहरलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू जी ने गरीबी दिखवाने के लिए उनको बाबा रामचंद्र के साथ रखा, उनके साथ नेहरू जी गांव गांव घूमते थे, तो देखी ना गरीबी। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। तो जो इन्होंने भारत यात्राएं की, ओके, तब इन्होंने इस देश की जनता को वास्तविक तौर पे देखा। प्रधानमंत्री बन सकता है राहुल गांधी, आपको लगता है? वही है वही केजरीवाल बन सकते हैं पीएम कभी? दावा ठोकते थे वो एक टाइम पे। बनेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, बड़ा दुख होता है, गलत तो नहीं कह रहा, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग से जो जुड़ेगा
उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।